हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको जो है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया और एच टेट और जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थिति को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ऑप्शन दिया गया, पारिस्थितिकी कारकों का अवलोकन करें, अपने आसपास उपस्थित जैविक तथा भौतिक वस्तुओं से छात्रों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछे, पारिस्थितिकी कारकों का फोटो दिखाए या उनमें परिभाषा याद कराए। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें जो है प्राथमिक जो स्तर के बच्चे होते हैं, छात्र, उनको समझाने के लिए पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाएं। तो इससे जो है वह जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक में निम्न बात की समझ होनी चाहिए। पारिस्थितिकी को समझाने के लिए शिक्षक में कौन सी बात होनी चाहिए। अब ऑप्शन में दिया गया है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए बेहतर संप्रेषण कौशल या व्याख्या देने की विलक्षण क्षमता, पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ, या पारिस्थितिकी के बारे में सरकार द्वारा चलाए गए पारिस्थितिकी संरक्षण अभियान की बेहतर जानकारी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ होनी चाहिए। पारिस्थितिकी को अगर समझाने के लिए एक शिक्षक को उसको पारिस्थितिकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की समझ होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाले जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा, अपने आसपास उपस्थित वन एवं वस्तुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, या देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, या उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि जो छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है, इन ऑप्शन में से कौन से सही हैं। तो वो सभी करेगा, ये ए बी सी, यानी कि ये उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। ऑप्शन आपका दिया गया, छात्रों द्वारा पूछे गए पारिस्थितिकी संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है, या कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट कार्य कर दे सकता है, या पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है, या उच्च कक्षाओं में जाने वाले कार्यों से छात्रों को अवगत करा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके संबंध में पूछ रहा है, पारिस्थितिकी संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे। जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इसको आपको छात्रों को समझाना है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से कौन सा सही होगा।
तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसके उद्भव, उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए जा रहे कोयले के उपभोग तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे कि यह दोबारा जो है नहीं मिलने वाला है, कोयले का टुकड़ा अगर एक बार खत्म हो गया तो। अगला प्रश्न है आपका, सरकार को यह अज्ञात होता है कि बुंदेलखंड में खोजे गए किसी नए तत्वों से बड़ी मात्रा में बिजली बन सकती है तथा इससे प्रदेश में व्याप्त ऊर्जा संकट को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह क्या करेगा, वह क्या करें, सरकार को क्या करना चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो वह ऑप्शन बी सही होगा, वहां खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं। आपको बताना है कि पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें सभी सही है। उनसे हम कहेंगे कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें, यानी कि जो कार्य दिया गया है उसके संबंधी सूचना को खोजें। फिर उसके बाद उनके अभिभावकों को कहें कि छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा स्वयं भी इसमें भाग लें, यानी कि अभिभावक से भी शिक्षक कहेंगे कि उनका मदद करें और स्वयं भी उसमें भाग लें। अगला है, उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे जिससे उस संबंध में वे पर्याप्त सूचनाएं एकत्र करें व बोध विकसित करें, यानी कि ये सब सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। किसके संदर्भ में, पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए जो है क्या निर्देश दे सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने समझने में रुचि न ले रहे हो तो आप क्या करेंगे। अगर आप छात्र जो है आप जो पढ़ा रहे हैं उसको नहीं सुन रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन, सभी को दंडित करेंगे, पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे, पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे, या उन्हें मैदान में लेकर, ये ऑप्शन दो बार हो गया, उन्हें मैदान में लेकर जाएंगे, या उनसे यह बात बताएंगे कि आप उन्हें नजदीकी चिड़ियाघर में ले जाने वाले हैं, इसलिए सभी छात्र तैयार रहें। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर छात्र सुनने और समझने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप जो है अपने पढ़ाने का तरीका और बिंदु दोनों बदल देंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था। तो इसने एजी ट्रांसले ने प्रतिपादित किया था, कौन सा, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है, स्थिरता को। तो ऑप्शन दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, ऊर्जा के निवेश एवं निर्गम में संतुलन, या विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और क्या बताना है, पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको चार कूट दिए गए हैं, आप इसको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। यह भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है
और दूसरा है यह एक समृद्ध तंत्र है जिसमें पदार्थ एवं ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है। तीसरा है यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये सही है। तीसरा सही है, इनमें मापक आयाम नहीं होता है, इसमें मापक आयाम नहीं होता है, यानी कि 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 और 4 कथन सही है, सही पूछा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंध के संबंध में सही है? सही पूछा है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन एवं पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुरक्षण, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, गुणवत्ता का अनुरक्षण, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है, आपको बताना है कि कौन सा आधारभूत तत्व है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो है आधारभूत तत्व जो होता है ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है आपका, इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है, आपको बताना है कि इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है। त्वरित गति से आर्थिक विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए आर्थिक विकास, या पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, या प्राकृतिक प्रक्रियाओं से कोई छेड़छाड़ न करके। इको डेवलपमेंट, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है। इसमें कथन दिया गया है झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। कारण दिया गया है क्योंकि यह असीमित आकार का जलाशय है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण के अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फेनोलॉजी, जैविकी, पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान। तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है आपका मिलान है, इसमें सूची दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पोषण स्तर 1 तो कौन सा है? पोषण स्तर 1 जो है स्वपोषी होते हैं, और पोषण स्तर दूसरा जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, और तीसरा जो होता है तीसरा में ये मांसाहारी आते हैं, पोषण स्तर तीसरे में, और चौथे में आते हैं अपघटक। यानी कि कौन सा हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 3 1 4। अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है, आपको बताना है कि पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है। प्रति समय एवं प्रति क्षेत्रीय इकाई में पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन, या प्रति क्षेत्रीय इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन, या प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर, या प्रति क्षेत्रीय इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी उत्पादकता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है।
मांसाहारी प्रायः द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और नेपेंथीज कीटभक्षी पौधा है। पादप प्लवक अपघटक होते हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो इनमें जो है डी ऑप्शन सही नहीं है, पादप प्लवक अपघटक होते हैं, ये सही नहीं है। पादप प्लवक जो होते हैं स्वपोषी जीव होते हैं, अपघटक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको कथन सही नहीं बताना है। तो इनमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, कथन और कारण वाला है। कथन दिया गया है, श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का असापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। कारण, बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दोनों सही हैं। श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रखा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस वीडियो में आपको जो है पर्यावरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया था। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।